हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बहुत दिन से आप लोगों की एक डिमांड थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू किए जाएं और एक नहीं चार ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू करने का हमने फैसला लिया है। 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट के लाइव ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। तो आइए वो चारों जो अध्यापक हैं जो ऑप्शनल कोर्स लेकर आ रहे हैं उनसे मेरी आज बातचीत है और आपके सवाल उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। अभिनव बोरे सर से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे। 27 मई से इनकी क्लासेस शुरू होंगी। अमरेंद्र पांडे सर जो PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट कर रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज कुमार सर जो हिस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू रहे हैं या कर चुके हैं। 6 मई से 2 क्लासेस शुरू हो गई हैं। मेरे जो 2 लोग बगल में बैठे हुए हैं, अमरेंद्र जी और मनोज जी, इनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं 6 तारीख से ही, 6 मई से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। अगर आपको अभी नहीं पता है तो जाकर सर्च कर लीजिएगा studiiq.com पर या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से अगर आपको एडमिशन लेना है तो बहुत आराम से एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी हम दे देंगे जिसके ज़रिए आप सीधे लैंडिंग पेज पर उतर जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विकास कुमार सर हैं। इनका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य। चलिए, तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। हर बार पॉलिटिकल साइंस को सबसे ऊपर रखना चाहिए तो पॉलिटिकल साइंस से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जी जी बिल्कुल, कि कौन सा लें। बिल्कुल सर। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लें, जी, GS में कुछ फ़ायदा होगा उसके हिसाब से लें। आपका क्या मानना है, कैसे चुनना चाहिए? सर वही जो पहला आपने कहा कि पहले तो इंटरेस्ट के हिसाब से लें। सबसे पहला जो मानक है वो इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट है तो बाकी मानक का कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी मैं इस बार रिजल्ट देख रहा था हिंदी माध्यम में, तो उसमें जो हिंदी माध्यम में सबसे टॉप रैंक है उनका माध्यम हिंदी है और ऑप्शनल केमिस्ट्री है। अच्छा, तो फिर अब वो सारे मानक ख़त्म हो गए कि GS में कितनी ओवरलैपिंग है या फिर वो कितना इस समय रिजल्ट दे रहा है, सारी बात ख़त्म हो जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी, आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, आप केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, जो इच्छा करे वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका ये स्पष्ट नहीं है कि इतनी रुचि किस में है, क्योंकि शुरू से उनकी जो एकेडमिक है उसमें ही बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो बदलाव दिखता है, तो वो खुद भी नहीं समझ पाते कि वास्तव में हमारा जो इंटरेस्ट है वो कहाँ है। जब इंटरेस्ट ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट में, तब फिर जो व्यवहारिक चीज़ें हैं फिर उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सर बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि जो GS है उस GS के साथ किसी विषय का कितना लगाव है। और मैं हर बार कहता हूँ PSIR इन सब में और विषयों से 20 है। क्योंकि हाँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर, जवाब तो मैं लूँगा, 3 और जी, लोग बैठे फर्स्ट हुए हैं। पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, फोर्थ पेपर हो, ऐसे हो, साक्षात्कार हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, मतलब केवल मेंस के ही अन्य विषयों में नहीं, प्रारंभिक परीक्षा से लेके साक्षात्कार तक सब जगह और जगह से तो ये ज़्यादा अच्छा है। और इसका प्रमाण इसलिए भी है कि अगर हम 2019 से देखें तो 2019 से लगातार इस विषय के जो रिजल्ट हैं और इस विषय से एग्ज़ाम देने वाले जो छात्र हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 19 में सर 137 छात्र केवल इस विषय से सेलेक्टेड थे, और 20 की बात करें तो वो 142 के आसपास होता है, और जो सबसे ज़्यादा है। और स्टूडेंट भी जो बैठ रहे हैं वो लगातार सबसे ज़्यादा बैठ रहे हैं इसमें। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये विषय अब लोगों को पता लगा है कि इसकी महत्ता क्या है, और ये एक जगह हम तैयार करें, ऑप्शनल तैयार करें तो हम GS में उपयोग कर सकते हैं, और GS के जितने भी हम करंट अफेयर्स तैयार करते हैं इस विषय को, उसको हम ऑप्शनल में यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल चुनने का क्या एक पैमाना ये भी है कि कौन सा सब्जेक्ट छोटा है, कौन सा सब्जेक्ट बड़ा है? सर हमने तो जो देखा है, हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मिथ है। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के टाइम ड्यूरेशन मैंने देखा है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो 400 साढ़े 400 घंटे से कम में तैयार हो। वो चाहे जैसे छोटे सब्जेक्ट में लोग कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एंथ्रो है या फिलॉसफी है, लेकिन उसमें भी 400 प्लस घंटे लगते हैं। और अगर हम सोशोलॉजी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, PSIR की बात करें तो ये भी 400 साढ़े 400 घंटे में ये भी होता है। बस अंतर क्या है सर कि जो सब्जेक्ट लंबे चौड़े हैं उनमें गहराई कम है, और जो सब्जेक्ट छोटे दिखते हैं उसमें गहराई ज़्यादा है। अच्छा। तो बात वही है, अगर हम मान भी लें कि एक सब्जेक्ट बड़ा है एक सब्जेक्ट छोटा है, तो ऐसी दशा में कम से कम उनके नंबर में फिर अंतर होना चाहिए।
एक 800 का होना चाहिए, एक 600 का होना चाहिए। जब नंबर बराबर है, मतलब वेट क्या है दोनों का, वेट तो बराबर है, तो इसलिए वो एक मिथ है, और ये मिथ शिक्षकों द्वारा ही फैलाया जाता है अपने अपने विषय के लिए। जी, इतिहास के बारे में कहते हैं बड़ी लेंदी है। हाँ सर, देखने में प्रारंभिक दृष्टिकोण से देखें तो लेंथी लगता है, लेकिन वैकल्पिक विषय के हिसाब से लेंथी नहीं है, क्योंकि जो वैकल्पिक विषय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ एक लिमिटेड टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जो सिलेबस में दे रखी हैं उनसे कभी कोई प्रश्न बना भी नहीं है और बनता भी नहीं है उससे। छोटी चीज़ें हैं जिनका कोई ज़रूरत भी नहीं, अननेसेसरी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं वो, तो देखने में बड़ा लगता है, एक्चुअल में नहीं है। जैसे कभी अमरिंदर सर ने कहा कि गहराई नहीं है, तो उसमें कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सही मायने में कोई गहराई है भी नहीं। ऊपर कंटेंट आप पढ़ के जाइए, आप तुरंत उसको तैयार कर सकते हैं। कोई बहुत गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है। तो इतिहास को लेकर एक जनरल परसेप्शन है कि साइंस वाले बच्चों को तो इतिहास याद ही नहीं होता, वो परसेप्शन, या फिर साइंटिफिक जो टेम्परामेंट वाले लोग हैं उनके लिए इतिहास विषय। एक्चुअल में उसके पीछे एक रीज़न है कि कुछ लोगों ने इसको इस तरह से बना दिया है, उनको याद नहीं होगा, फैक्चुअल है, वो नहीं याद होगा, ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक जो वैकल्पिक विषय है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने का तरीका ही साइंटिफिक है। अच्छा, कंडीशन ये है कि इतिहास चलता है कार्य कारण संबंध पर, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है, बिल्कुल, और जब तक उसको लिंक नहीं करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट होगा बोरियत समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा। इसमें जिसने इसलिए लिंक कर लिया उसके समझ लीजिए कि भरपूर नंबर आते हैं, और जो नहीं कर पाया उसके मार्क्स फिर नहीं आते, फिर वही अफवाह फैलाते हैं कि समझ में नहीं आता, याद करना आप तो पड़ता बहुत है। लंबे समय से पढ़ाते रहे हैं इतिहास का ऑप्शनल सब्जेक्ट, जी। आपका अभी तक का तजुर्बा क्या है? तजुर्बा यही है कि स्टूडेंट को इतिहास वैकल्पिक विषय लेना चाहिए, लेकिन जो रूमर फैली हुई है उससे बचना वो चाहिए। बचना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो टीचर्स भी हैं ना, अगर वो ढंग से इसी पैटर्न पर साइंटिफिक तरीके से पढ़ाना शुरू करें, जैसा कि आर्ट साइड के सब्जेक्ट की एक भ्रांति होती है कि रटना पड़ता है, वो ना हो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे तो डेफिनेट मार्क्स आते हैं। और ऐसे कई सारे छात्र हैं हमारे साथ के और अभी भी जिनके हिस्ट्री में नंबर आए हैं 60% से एवब ही मार्क्स आए, तो आराम से लाए जा सकते हैं, इसमें कोई चलिए, आपके इस जवाब से मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ अभिनव सर से, कि र्यूमर्स ठीक है फैले हुए हैं, गलतफहमियां होती हैं, और शुरुआती तैयारी में तो कोई आइडिया भी नहीं होता। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मैंने सिर्फ सुन रखा है, तो आखिर फाइनली मैं कैसे जज करूँगा कि ये र्यूमर्स ठीक हैं, नहीं हैं, गलतफहमियां हैं, इनमें नहीं पढ़ना चाहिए या पढ़ना चाहिए, कैसे तय होगा? वैसे तो र्यूमर्स में पढ़ने की कोई बात नहीं, जैसा अमरेंद्र सर ने कहा कि अपना जो ऑप्शनल है सबसे पहले तो इंटरेस्ट बेस्ड डिसाइड होना चाहिए, तो र्यूमर्स का कोई खास इफेक्ट होना नहीं चाहिए। और सेकंड बात है कि स्टूडेंट को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्या अगर वो प्री क्वालिफाई करने में अंडर कॉन्फिडेंट है, या फिर मेंस में उसके लिए कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा है। ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसमें स्टूडेंट ईजिली डिसाइड कर सकता है कि उसका ऑप्शनल क्या हो। बट एक सामान्य तौर पर हम देखें तो जो सब्जेक्ट ऑप्शनल के हैं उनमें ऑनर्स लेवल का नॉलेज आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको हर प्लेस पे असिस्ट करे, इन जनरल वो हिस्ट्री भी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट जो सभी को असिस्ट कर जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट अप्रोप्रिएट होता है आखिर में, कि आपके पास अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो। और सेकंड चीज़ है, जैसे अगर हम देखें तो स्टूडेंट के लिए आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसका प्री नहीं क्वालिफाई हो पाता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस प्री क्वालिफाई करना। और अगर आप देखें तो हिस्ट्री भी और पॉलिटिकल साइंस भी और ज्योग्राफी भी, आज के समय ज्योग्राफी के अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैप बेस्ड होते हैं। और ये तो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसका फर्स्ट पेपर में जो पार्ट बी है वो पूरा मैप बेस्ड है, उसमें मैपिंग कराई जाती है। अब वो जो स्टूडेंट उसमें एक्सटेंसिव मैपिंग करेगा, लोकेशनल एनालिसिस करेगा, उसके 4 प्रश्न उसको सीधा सीधा यहाँ पर उसको एडवांटेज होता है। सेकेंडली, ज्योग्राफी में एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन और ज्योग्राफी का पोर्शन ये देख लें तो ये जीएस पेपर 1 को ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लेता है।
और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने पर प्री क्वालिफाई करने के परसेंटेज थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का सेक्शन पूरा कवर हो जाता है। अब प्री में ये असिस्ट करेगा, मेंस में ये एक अच्छी चीज़ है कि जीएस पेपर 1 उसका पूरा पेपर होगा अगर वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जाता है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि जनरली लोग इस बात को, खासकर स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पाते, जैसा मनोज सर ने कहा कि कुछ र्यूमर्स होते हैं कि जो ज्योग्राफी है या फिर कुछ विषय हैं जो कुछ विशेष तरह के लोगों के लिए बने हैं। तो ये तो खैर बिल्कुल 100% रॉन्ग है। ज्योग्राफी के लिए कई बार कहा जाता है कि ये इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है या फिर इसमें जो है वो जल्दी क्वालिफाई नहीं हिंदी माध्यम में तो ज्योग्राफी बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं। तो ये एक चीज़ है कि जल्दी स्टूडेंट को समझ लेना चाहिए कि या तो इंटरेस्ट के साथ जाए या तो कुछ मापदंड है उन्हें जल्दी फॉलो कर लें। तो दिस इज़ द बेस्ट वन टू डू। तो 3 विषय तो हैं जो जीएस से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदी साहित्य नहीं रखता। सर ये तथ्य सम्मत बात है कि ज्योग्राफी और पीएसआईआर और हिस्ट्री 3 ऐसे ऑप्शनल हैं जो अगर आप कवर करते हैं तो जीएस में आपको बहुत सहायता देते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और बाकी तीनों फैकल्टीज़ ने बहुत अच्छे से बताया। हिंदी साहित्य के साथ थोड़ी अलग बात यह है कि सिविल सेवा की तैयारी करते समय जब जीएस पढ़ते हैं तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। मतलब जैसे आपने साइंस के माध्यम के छात्रों की बात की, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की बात की या हिंदी माध्यम के छात्रों की बात की, जीएस पढ़ते पढ़ते जब आप बहुत मोनोटोनस फील करने लगते हैं तो हिंदी साहित्य के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि सर है क्या, कहानियाँ हैं, पद्य है, हिंदी भाषा जो बचपन से बोलते आए उसका इतिहास है, उसके साहित्य का इतिहास है। तो कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट देता है कि आपको जीएस के साथ में एक मनोरंजक विषय भी पढ़ना है, एक वो अल्टरनेट देता है जो अच्छा एक अल्टरनेट है। दूसरा ये कि आपका ऑप्शनल भी तैयार होता जाता है। तो सर एक अच्छा अल्टरनेट है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है जीएस बोरिंग। अदरवाइज तो सर बाकी फैकल्टीज ने बात बताया है कि जीएस में होते नहीं, हिंदी साहित्य के साथ एक जो प्लस पॉइंट मैं समझता हूँ कि भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ी समृद्ध होने वाली चीज़ है पूरे व्यक्तित्व को ही, और आपके लिखने का माध्यम तो वही भाषा है। एग्जैक्टली। तो उस भाषा पर जितनी अच्छी पकड़ होगी, भले ही हिस्ट्री लिखना हो, ज्योग्राफी लिखना हो, पीएसआईआर लिखना हो, उस माध्यम तो हिंदी है। बिल्कुल सर। और तो कहीं लेखनी में उसका कोई फ़ायदा होता है, लिखने में कोई फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है सर। हम जिस भाषा को पढ़ते आए हैं उसमें खुद को एक्सप्रेस करना, जिस भाषा में हम पले बढ़े उसमें खुद को एक्सप्रेस करना बहुत आसान है। दूसरी बात क्या है सर कि एकमात्र ऐसा ऑप्शनल है जिसमें माध्यम का कोई प्रभाव नहीं है। अंग्रेजी मीडियम है आपका तो भी आपको हिंदी में ही लिखना रहेगा, हिंदी माध्यम में तो खैर हिंदी में लिखना ही है। तो मीडियम का कोई उसमें प्रभुत्व नहीं कहीं दिखता है। और दूसरी बात सर जो आपने कही कि बचपन से सर हमने कबीर को पढ़ा, तुलसी को पढ़ा, सूर को पढ़ा, अपनी ज़िंदगी कहानियाँ पढ़ी, उन्हीं को लिख देना है। तो इससे आसान क्या हो सकता है कि ज़िंदगी भर जिस फ़लसफ़े को हमने ग्रहण किया उसको लेखन के माध्यम से अपनी ही भाषा में उतार देना है। बस आपकी वर्तनी थोड़ी शुद्ध हो, थोड़ा आपको भाषा की समझ हो, बस सर। ज्योग्राफी में तो मीडियम बैरियर होता होगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। टर्म्स जो आते हैं वो कैसे करते हैं फिर? इजीली टेकेबल होता है, आसानी से स्टूडेंट को वो टर्म्स समझ में भी आ जाते हैं। अब वो समय नहीं है जहाँ पर ज्योग्राफी का या किसी भी सब्जेक्ट का कोई बैरियर हो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ज्योग्राफी इज़ कंफर्टेबल। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये रहता है स्टूडेंट को फियर, ये जो बना दिया जाता है कि शायद इंग्लिश में वर्ड ज़्यादा होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आराम से टेकेबल है। और इवन अगर हम देखें तो आज के समय एनसीईआरटी की वोकैब काफ़ी यूज़ होने लगी। आज से बहुत समय पहले ऐसा हुआ करता था कभी, पर आज के समय आप देखेंगे तो जनरल वोकैब बेस्ड आते हैं प्रश्न और अप्लाइड प्रश्न आते हैं, रोचक प्रश्न आते हैं। इवन प्रीवियस ईयर में देखें तो उन प्रश्नों में केस स्टडीज़ थी। तो ये केस स्टडीज़ वाला जो पार्ट होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इससे सोचने समझने के नए डायमेंशंस विकसित होते हैं। तो लैंग्वेज इज़ नो मोर अ बैरियर, किसी प्रकार का कोई बैरियर। और अगर एक सवाल बार बार आता है कि वैकल्पिक विषय का चयन करना कब चाहिए, जैसे अभी 25 का जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं जी, तो बार बार सवाल स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कब वैकल्पिक विषय शुरू कर देना चाहिए, कब तक हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए, जी, फिर रिवीजन भी करना है, जीएस की पढ़ाई अलग चल रही है। बिल्कुल। तो इस बारे में क्या राय है? जैसे अगर हम बात करें कि वैकल्पिक विषय की पढ़ाई कब से शुरू करें, तो सबसे पहले तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्टों को थोड़ा थोड़ा आपको देखना चाहिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका एक इंटरेस्ट किधर है थोड़ा बहुत पता लगने लगता है। साथ ही साथ इतने सारे यूट्यूब पे इंटरव्यू हैं, रिजल्ट आते हैं, तो इनसे क्या है कि एक मोटा मोटा पता लग जाता है कि हमें किस ओर जाना है। जैसे बहुत अच्छी रुचि है साइंस की तो वो साइंस की तरफ झुके,
लिटरेचर में अगर उनकी रुचि है तो उधर जाएं, अगर उधर नहीं जाते हैं तो बचता है आपका मानविकी विषय। और मानविकी विषय में मुझे लगता है कि जब तैयारी आप शुरू करते हैं और 20 या 30% अगर आप जब सामान्य अध्ययन तैयार कर लेते हैं तो आपको अपना इंटरेस्ट मानविकी विषय में समझ में आने लगता है। तो ऐसी दशा में फिर हमें वहाँ ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें ऑप्शनल के साथ किस ऑप्शनल के साथ जाना है ना। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अगले साल तो आपका पैरेलल तैयारी जीएस और ऑप्शनल का साथ साथ होना चाहिए। बहुत बार लोग करते हैं कि पीटी दे लेंगे तब ऑप्शनल शुरू करेंगे, या जीएस तैयार कर लेंगे तब फिर ऑप्शनल शुरू करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, मानविकी विषय तो पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो अगर आप साथ साथ तैयारी करते हैं तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक तरफ आप जीएस जो पढ़ रहे हैं उस जीएस में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसका उपयोग आप ऑप्शनल के साथ करते हैं, और जो ऑप्शनल आप कर रहे होते हैं उसका उपयोग आप जीएस में करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपकी पैरेलल समृद्ध हो रही होती है, और ऐसी दशा में आपका जो आत्मविश्वास है वो फिर अपने ऑप्शनल को लेकर भी बढ़ता है, और जीएस में भी आपको लगता है कि अब जीएस हमारे पकड़ में है। पहले जीएस ही बड़ा लगता है, इसलिए इसको पैरेलल शुरू करना चाहिए। जैसे अगर 2025 की बात करें कि जो छात्र 2025 में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अब ये टाइम आ गया है कि वो ऑप्शनल की शुरुआत अब कर दें, क्योंकि कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं है जिसको आप पढ़ें लिखें उनका प्रैक्टिस करें तो 5, 5.5 या 6 महीने से कम लगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं, वो 3 महीने वाला ये सब बस मिथ है कि सिलेबस पूरा किसी तरह कर लें, तो वो चीज़ नहीं है। अगर आप पैरेलली चाहते हैं कि 5 घंटा 5.5 घंटा आप ऑप्शनल को दें और 5 से 6 घंटा आप जो है अपने जीएस को दें, 10 घंटे की पढ़ाई तो जो 25 टारगेट कर रहा है उसको चाहिए। तो ऐसी दशा में अगर अभी से मई से जून से अगर आप शुरू करते हैं तो दिसंबर तक आपका जो ऑप्शनल है वो पूरा हो जाएगा, जिसमें आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, आंसर राइटिंग कर लिया और सिलेबस पूरा हो गया। और दिसंबर के बाद फिर आपको मेंस की तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि आपका मई में प्रारंभिक परीक्षा है। तो उसके साथ फिर हमारा पीटी फोकस होना चाहिए कि हम अगले 3-4 महीने में केवल प्रीलिम्स करें। तो इससे फ़ायदा होगा कि उनका प्रीलिम्स भी हो जाएगा, और जब वो मेंस के टाइम पे जाएंगे तो ना तो उन्हें जीएस मेंस पढ़ना है ना तो ऑप्शनल मेंस पढ़ना है, केवल और केवल उनको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से ही परिणाम आता है। इसलिए मेंस के टाइम पे वो केवल प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए उनका मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा और फिर साक्षात्कार कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब जीएस की तैयारी 10-20% हो तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्शनल चूज कर लें, और पैरेलल आप उसकी तैयारी जीएस के साथ शुरू कर लें। मतलब 25 के लिए अगर एग्जाम देने हैं तो ऑप्शनल अभी चुन लेना। बिल्कुल मई जून ये 2 महीने हैं, दिसंबर तक खत्म करना ही है आपको जी। ठीक है। हिस्ट्री को लेकर एक जनरल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के बीच में, तो हिस्ट्री सहजता से पढ़ने वाली चीज़ तो है। सोचने पर लगता है कि हिस्ट्री बहुत आसानी से हो सकता है, हिंदी साहित्य में भी ऐसा ही है। करंट कोई अपडेट नहीं होता है हिस्ट्री में। हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। इसका कुछ फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल फ़ायदा ये मिलता है सर कि एक बार अगर हिस्ट्री का सिलेबस आप कवर कर लेते हैं तो बार बार उसी टॉपिक को रिवाइज करके उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई इतिहास जो वैकल्पिक विषय है या जीएस में हिस्ट्री है जो भी है, उसमें अगर आप चाहें तो चीज़ों को रिलेट करके अच्छे नंबर उठाए जा सकते हैं करंट से रिलेट करके, क्योंकि हर चीज़ अपनी एक रिलेवेंसी शो करती है। और हिस्ट्री एंड कल्चर जो सिलेबस में जीएस में भी रखा गया है, इसीलिए उसका लेवल इतना हाई हो गया है कि ऑप्शनल वाले भी उसको कहीं ना कहीं टच करने से घबराते हैं कि लेवल बहुत हाई हो गया है, क्योंकि उसको रिलेट करके पूछने लगे हैं कि करंट में रिलेवेंसी क्या है। तो ये ऑप्शनल में भी है? हाँ, ऑप्शनल में भी है, पूछते नहीं है, लेकिन अगर आप आंसर में उसको रिलेट करके आते हैं तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ओके। ये तभी जाकर के 60% तो जो 50% से ऊपर पहुंचता है, उसका रीज़न यही है कि जब आप उसको करंट में रिलीवेंट करके दिखाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो बस सिंपल है उसको रिलीवेंट करना, क्योंकि 10-20 ऐसा नहीं है कि 50-100 टॉपिक हों, कुछ एक टॉपिक ही हैं जो रिलीवेंट होते हैं। जैसे अशोक हुआ, या महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, गांधी हुए, अंबेडकर हुए, टैगोर हुए, और इनसे रिलेटेड जीएस में क्वेश्चन भी बनते हैं और यहाँ पर भी बनते हैं, और उन्हीं के सारे जो थॉट्स हैं, आइडियोलॉजी है, वो रिलेवेंट होती है और उसी को रिलेट करके पूछता है। प्रेडिक्टेबिलिटी जो एक बात करें, जीएस में और ऑप्शनल में बड़ा अंतर होता है। हिंदी लिटरेचर की अगर बात करें तो हिंदी लिटरेचर में मुझे लगता है कि क्वेश्चंस थोड़े प्रेडिक्टेबल हैं। सर शायद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही हो जाता है कि हिंदी साहित्य को ज़्यादा बच्चे ऑप्ट इसलिए भी करते हैं
कि ए की क्वेश्चंस बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, बी जो अभी आपने बोली कि बहुत अपडेट नहीं करना पड़ता है आपको, और सी सर जो प्रश्न पत्र 1 खंड ख है जहाँ पे हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ रखा है तो 4 काल ऐसे हैं कि कम से कम उनकी पृष्ठभूमि तो बहुत स्पष्ट तरीके से आप कर देंगे। तो आपका जो 1/4 पेपर है वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत उसमें जोड़ना रहता है, कुछ चीज़ें रहती हैं, तो सर क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आते हैं। और इस वजह से भी आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से जब से मानविकी के जो सब्जेक्ट थे थोड़ा सा उनका ग्राउंड कमज़ोर हुआ, तो हिंदी साहित्य थोड़ा ज़्यादा उभरा है। वजह यह कि लोग एक तलाशते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शनल है जिसमें क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिव आते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, और सिलेबस भी बहुत, मैंने जैसा बताया कि बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, थोड़े बहुत काव्य शास्त्र के कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा बहुत भाषाई इतिहास है, भाषा का थोड़ा सा जो क्या कहते हैं पृष्ठभूमि है, अदरवाइज चीज़ें वही हैं, कहानी है, कविताएं हैं, उन्हीं को पढ़ना है, रिपीट करना है। और वही सर, अब कबीर की 100 अगर शुरुआती दोहे हैं तो अब उससे ज़्यादा क्या आएगा, उनमें से कुछ आता है, कुछ जो प्रमुख होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, बाकी आपको पता है। क्योंकि सर हिंदी साहित्य में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत से साहित्य ऐसे लिखे गए जो कंप्लीट, जो प्रबंध काव्य उन्हें कहते हैं कि कंप्लीट साहित्य का एक सारांश निकल के आता है। तो एक बार आपने सारांश पता कर लिया, उसका कोई भी पद आए, आप लगभग उसका अगर नहीं भी आता है तो भी थोड़ा बहुत आंसर तो दे के आ ही सकते हैं। तो ये प्लस रहता है हिंदी के लिए, और इसलिए सर काफ़ी फ्रूटफुल भी रहा इन दोनों की, अच्छे रिजल्ट्स आए हिंदी लिटरेचर में। तो जब ये दोनों लोग तो बता रहे हैं कि डायनेमिक नहीं है, इसका फायदा है। PSIR तो मोस्ट डायनेमिक है। ऐसा लगता है जैसे एक र्यूमर भी फैला दिया गया कि PSIR में बहुत करंट अफेयर्स है, और मैं लगातार अभी 5, 7, 8 सेशन इसी पे कर रहा था। तो मैंने क्या किया, पूरा सिलेबस दिखा दिया, और उस सिलेबस पे मैंने आपको दिखाया कि उसमें जो करंट अफेयर्स का है उसका रोल बहुत लिमिटेड है। आप इसको बिल्कुल GS के सेकंड पेपर जैसा नहीं देख सकते। जैसे GS के सेकंड पेपर की बात करें हम लोग, तो GS के सेकंड पेपर में जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं या फिर जो आप IR पढ़ते हैं, वहाँ पे ये डिमांड है कि आप जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, IR पढ़ रहे हैं, उसके साथ करंट अफेयर्स जोड़ें। लेकिन जब इसी को हम ऑप्शनल में जाते हैं तो ऑप्शनल में ये अवधारणा बेस हो जाता है कि आप कॉन्सेप्ट को कितना लिखते हैं। तो वहाँ पे जो पॉलिटी के सवाल आते हैं, ये पिछले 5 साल के अगर हम पेपर देख लें तो उसमें कहीं पर भी करंट अफेयर्स से जोड़ के कुछ नहीं पूछा है। और करंट अफेयर्स का केवल एक सेगमेंट है, वो है IR, और IR में भी सर 2 सिलेबस है। IR का एक सिलेबस है जो परंपरागत है। जैसे IR में अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ परिभाषा पढ़ना है तो उसमें तो कुछ जुड़ेगा नहीं। अब हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पढ़ने हैं, जैसे आदर्शवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, नारीवाद हो गया, या फिर समाजवाद हो गया, उनके जो अप्रोचेस हैं वहाँ कुछ नहीं बदलना। अब हमें सर शक्तियों का उदय पढ़ना है, वो तो हो चुका है। हमें द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना है, वो हो चुका है। हमें जो शस्त्रीकरण की होड़ है वो पढ़ना है, तो वो सब नाभिकीय प्रसार पढ़ना, वो सब तो हो चुका है। तो उसमें सर आधा जो IR का सिलेबस है वो बिल्कुल परंपरागत है, जहाँ पे करंट अफेयर्स लिखने भी नहीं है। आप ज़बरदस्ती करते तो नंबर नहीं मिलेगा। थोड़ी चीज़ें हैं जिसमें अपडेशन है, और वो क्या है, वो आपकी विदेश नीति है कुछ चीज़ें, और वो सिलेबस वही है जो सिलेबस GS के जो GS के सेकंड पेपर में है। तो GS का अगर आपने सेकंड पेपर पढ़ लिया तो आप IR का ऑप्शनल का आधा पेपर लिख लेंगे। और मान लीजिए आपने GS का सेकंड पेपर नहीं पढ़ा, केवल आपने ऑप्शनल पढ़ लिया, तो आप GS का पूरा सेकंड पेपर लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे थिंकर्स है, थिंकर्स में क्या ही अपडेट होगा, और वो जो थिंकर्स हैं वो सारे के सारे आपके एथिक्स में, एथिक्स के 5वें यूनिट में सारे थिंकर्स हैं एक तरफ से। तो अगर आप वहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ उन थिंकर्स की 4 लाइनें लिखनी है, और वहाँ आपने पूरा थिंकर्स पढ़ा हुआ है। तो ऐसे क्या है, एक एक टॉपिक जब हम देखेंगे तब हमें लगेगा कि इतना अपडेशन नहीं है जितना लोगों ने रूमर फैला रखा है। और वो जो अपडेशन आपको करने हैं वो GS मेंस के सेकंड पेपर में करने ही करने हैं, तो उसका आप यहाँ उपयोग कर लीजिए। एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, तो एक चीज़ तैयार करें, दूसरा उपयोग हो जाता है। ठीक है। ज्योग्राफी में आप पढ़ाते हुए हमेशा मैं देखता हूँ कि आप खूब बोर्ड वर्क किया करते हैं, मैप बनाया करते हैं, हाथ से बनाया करते हैं, बच्चे काफ़ी पसंद भी करते हैं। इसका भी फायदा होगा कुछ ऑप्शनल? हाँ, क्या फायदा होता है इसका? सर इसका सबसे प्रोमिनेंट फ़ायदा तो आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाती है। आप बहुत अच्छे से अपना नॉलेज एक्सप्रेस कर पाते हैं। मैपिंग या फ्लो चार्ट आंसर को बहुत ज़्यादा डायनेमिक तो बनाता ही है, साथ ही जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो आप बहुत कम स्पेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी पुट कर लेते हैं। और साथ ही जो करंट के इश्यूज़ हैं, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स ये बेस्ट मैनर होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, और ख़ासकर जो करंट के इवेंट्स होते हैं उनमें केस स्टडीज़ में काफ़ी यूज़ होता है। और ये भी कई लोगों को सवाल होता है कि ज्योग्राफी में जो आप कह रहे थे करंट अफेयर का बहुत रोल होता है,
तो ज्योग्राफी इज़ ओनली सब्जेक्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसका कन्वेंशनल पार्ट, मतलब जिसको हम सिलेबस में पढ़ते हैं, वो सिलेबस का पार्ट आने वाले टाइम का करंट अफेयर होता है। जैसे आप एक क्वेश्चन देखेंगे जो मेंस में पूछा गया, जो ऑप्शनल का क्वेश्चन था, वो वेरी नेक्स्ट ईयर जीएस में पूछा गया। हिमालय का जो महत्व था उससे संबंधित एक प्रश्न था, जीएस में आया, पहले ऑप्शनल में आया, फिर तुरंत उसको नेक्स्ट ईयर उसने जीएस में पूछा। सेम ऐसे ही जो ऑप्शनल में पूछा गया प्रश्न था, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड था, चुंबकत्व से रिलेटेड था, वो सीधा उसने जीएस में पूछा, और वो भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा जो है एक एज मिलता है ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट में, कि ये हर एक सब्जेक्ट में है, और एक ज्योग्राफी में भी इसका एक टच है कि जनरली इसके क्वेश्चन जो है वो जो इसका कन्वेंशनल पार्ट है, पारंपरिक पार्ट है, वो जीएस का करंट अफेयर में दिखता है। तो इज़ अ गुड थिंग, इज़ अ ग्रेट थिंग। तो जो मैपिंग वगैरह हाथ से बनाने की कला है, सब में तो होती नहीं, जी, ये गॉड गिफ्टेड कला है या आप उत्पन्न करवाते हैं? ये बहुत ही सहज, बहुत ही एकदम, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो बहुत ही एक सिली टाइप की चीज़ है। आप बहुत आसानी से शायद एक 100 पेज की कॉपी लें और 100 बार भी नक्शा बना लें, तो एक रात आप प्रैक्टिस करेंगे, अगली सुबह तक आपको वो चीज़ आ चुकी होगी। इतना सहज है इसे बना। और इस कला का उपयोग बाकी पेपर्स में भी किया हाँ, जा सकता है? ये एग्जैक्टली सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ हो सकता है। ये हिस्ट्री में यूज़ हो सकता है, ये ज्योग्राफी में यूज़ होता है, इन्वायरमेंट में यूज़ होता है, इवन पीएसआईआर जैसे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ PSIR होता में भी है। यूज होता अरे सर आईआर है तो आईआर में तो इसका काफ़ी International काफ़ी उपयोग है। है, लेकिन दुर्भाग्य से 2 ऑप्शन नहीं ले सकता कोई। हाँ, 2 ऑप्शन नहीं ले सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्योग्राफी में जाके मैपिंग सीख के तब PSIR में इम्प्लीमेंट कर दे। जीएस में सीख सकता है मैपिंग, उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। भाषा के इतिहास में हिंदी साहित्य में भी यूज़ हो सकता है अच्छा, कैसे? सर। अलग अलग एरियाज़ में जो लैंग्वेजेस का ओरिजिन हुआ, सही वहाँ बात है, से हिस्ट्री में भी यूज हिस्ट्री हो में यूज़ सकता है। हमने बहुत एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, विरत सर ने किया था, हिस्ट्री ऑन मैप, हाँ बिल्कुल। मैप पर हिस्ट्री को पढ़ाना। ये बात बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो 4 ऑप्शनल अभी हमारे पास हैं, हिंदी साहित्य, इतिहास, PSIR और ज्योग्राफी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा लेना चाहिए तो कैसे, क्या जवाब देंगे? सर मैं तो बोलूँगा सर, हमको इंटरेस्ट, जो जिस बात से हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, इंटरेस्ट, अगर बहुत ही ईमानदारी से कहा जाए नहीं, तो मैं ईमानदारी से आपसे स्टूडेंट बन के पूछता हूँ हाँ कि सर। सर मुझे कोई जानकारी नहीं है, सर मैं और अपना मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो बोलेंगे मैं वही ले लूँगा। सर मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। मैंने पहले 2 अटेम्प्ट्स में जो मेंस दिए थे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से दिए थे, इत्तेफाक से। इत्तेफाक से। अच्छा। नहीं, ये मेरी कमी हो सकती है। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस वर्ष मैंने ज्योग्राफी छोड़ा था उसी वर्ष सौम्या त्रिपाठी ने 4थी रैंक लाई थी ज्योग्राफी ऑप्शनल से, ठीक है, और गाइड भी मैंने किया हुआ था। तो खैर, लेकिन हिंदी साहित्य में मुझे बहुत रुचि थी। 2-3 वजह हैं सर। ए कि जो मैंने इतिहास वाला पार्ट बताया, प्रश्न पत्र 1 का खंड ख और प्रश्न पत्र 2 के दोनों खंड वो पूरे इतिहास के पैरेलल, और जो प्रश्न पत्र 1 का खंड क है वो भाषा का, जो हिंदी भाषा का जो इतिहास है सर, वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, बिल्कुल मैथ की तरह नंबर देता है। अगर आपने अच्छे से उसको कवर कर लिया, और उसके क्योंकि किसी मतलब दोनों ही प्रश्न पत्र से 5-5 क्वेश्चन करने रहते हैं, किसी एक खंड से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी एक से 2 कर सकते हैं। अगर प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम खंड से अगर आपने 3 क्वेश्चन कर लिए पूरी ईमानदारी के साथ, तो सर ये बात तय है कि आप लगभग 300 के करीब पहुंच जाएंगे ऑप्शनल में। और बाकी तो सर मैंने बोला कि जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत प्रिडिक्टिव आते हैं, अच्छे से रगड़ के मार्च की तैयारी कर ली तो सर सिलेक्शन तय है, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और हिंदी भाषा मजबूत होगी। जो हिंदी भाषी छात्र सुन रहे हैं उनकी भाषा पे पकड़ मजबूत होगी, इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ पे मजबूत होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नई भाषा को सीखने समझने का, जो कि उनको जो मेंस का जो हिंदी का जो, अगर हिंदी ऑप्ट करते हैं, जो कंपलसरी पेपर जिसको क्वालिफाइंग कहते हैं, तो उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। निबंध में इसका बहुत फ़ायदा है सर, एसे के पेपर में तो बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी फ़ायदे हैं इसके हिंदी के। चलिए ठीक है। और अगर अब आ जाएं कि पढ़ाने का मेथड क्या होगा, तो मैं किसी एक ही व्यक्ति से पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि किस तरीके से पढ़ाएंगे? इतिहास वैकल्पिक विषय को सर मैं जो पढ़ाना पसंद करता हूँ वो है एक साइंटिफिक तरीके से, मतलब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो होता है पूरा थ्योरी लिखा देना, पूरा थ्योरी पढ़ा देना, उसको याद करवाना, वो नहीं, बल्कि एक चीज़ जो चलती है कार्य कारण संबंध जो मैंने बताया था, सिर्फ उसी तरीके से फॉर्मेटिंग और सिनॉप्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ दीजिए और उसके बाद उनके पॉइंट दिमाग में सेट करिए, उतना ही लिख करके आना है। क्योंकि
अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो लेंथी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं सर, अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चंस में मार्क्स उठाना बहुत आसान होता है। पहले होता था कि 700-800 शब्द का एक क्वेश्चन आता था, तो उसमें स्टूडेंट क्या करता था, कहानी भी लिख के आ जाता था, उसको पूरा याद करना पड़ता था, समझना पड़ता था। अब क्या है कि मैक्सिमम 150 से 200 शब्द का एक प्रश्न आता है। ऑप्शनल में भी। हाँ, अब यही आते हैं, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, उसके 3 पार्ट होंगे, और आराम से 150 शब्दों में अपनी सारी बात लिख के चले आइए। अब जितना आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, फॉर्मेटिंग बनाएंगे, उतना आसानी से सारी बातें क्रम से आप लिख के चले आएंगे। एक बार स्टूडेंट्स को भी बताइए पेपर फॉर्मेट कैसे होता है, मतलब एक पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं? एक पेपर में जैसे लगभग सभी ऑप्शनल पेपर में क्या होता है कि आपके क्वेश्चन तो होते हैं 8 ही एक पेपर में। पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन होता है कंपलसरी। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं, पहला 5वां कंपलसरी है। लेकिन प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें पहला जो क्वेश्चन है मैपिंग का है। अच्छा, देखिए भाई मैपिंग यहाँ भी है, हाँ? ठीक है ना। लेकिन पहले जो आता था वो मैपिंग खुद से फिल करना होता था। अब क्या होता है, वो फिल करके देते हैं आपको, केवल एक क्लू देते हैं उस स्थान का, और उस क्लू को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में 30 शब्द लिखने हैं। अच्छा, बस अगर आपने 10 क्वेश्चन 10 साइट के बारे में डेली प्रैक्टिस कर ली तो आपके मैथमेटिक्स तरह नंबर आते हैं उसमें। पूरे 50 में से मान के चलिए 40 से 50 के बीच में कितने भी मार्क्स आ सकते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इनके सबके भी 3-3 पार्ट होते हैं। तो वो तीनों करने होते हैं उसमें से भी? नहीं, उसमें से जो आप चूज करेंगे, सेकंड नंबर चूज किया तो उसके तीनों पार्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, जिस क्वेश्चन को उठाएंगे उसके तीनों पार्ट करने पड़ेंगे। आपको करने पड़ेंगे। ठीक है ना। और जो 5वां क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट का होता है। उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और वो भी कंपलसरी होता है। वो कंपलसरी। अब इनमें से क्या है कि कोई भी आपको 5 करने हैं, पहला 5वां कंपलसरी है। अब जो 3-3 दोनों पोर्शन में बचे हुए हैं तो उसमें से आपको क्या करना है कि किसी में से कम एक करना है। अच्छा, पार्ट 1 में से या पार्ट 2 में से किसी में से एक करना है, किसी में से 2 करना है। तो कुल मिलाकर के दोनों को 3/2 या 2/3 के रेशियो में आपको करने होगा। यही ऑलमोस्ट सब में यही 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है। तो आज की परिचर्चा को विराम देना होगा, काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया है, और मैं जानता हूँ कि इसमें सारे सवाल नहीं हैं, ऑप्शनल को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे आपने हालांकि बता ही दिया कि 5 से 6 महीने लगेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ क्लास में बात करें तो कितने क्लास में होने वाला है ये लगभग आपका 150 प्लस क्लास में होने वाला है। अच्छा जी, मतलब 450 घंटे से ज़्यादा का है। जी। ठीक है। और ज्योग्राफी सेम, हिस्ट्री लगभग से सर लगभग 135 क्लास। आप थोड़ा सा उस मामले में यस सर। छोटे हैं। आपके लेकिन जो भी सवाल होंगे, मैं जानता हूं क्योंकि सारे सवाल नहीं आ पाए हैं इस छोटे से वीडियो में, तो आपके जो भी सवाल होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में वो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हैं। इन सारे अध्यापकों के टेलीग्राम चैनल से आप वाकिफ़ होंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फिर आप अपना सवाल कमेंट में ही डाल दीजिए, अदरवाइज़ कमेंट के अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम पर इन शिक्षकों से भी पूछ सकते हैं। 6 मई से बैच शुरू हो चुका है। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट का PSIR और हिस्ट्री का बैच शुरू हो चुका है, दोपहर 1 बजे से 3 बजे, दोपहर 1 से 4 बजे। 1 से 4। और 2 ऑप्शनल और शुरू होने वाले हैं, जो वो है हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी, जो कि 27 मई से क्लासेस इसकी शुरू होंगी। कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो आप चाहें तो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और कोर्स के बारे में अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप अपने अध्यापकों से भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। एक लिंक भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके ज़रिए आप सीधे लैंडिंग पेज पर उतर सकते हैं। तो आज की इस पर चर्चा में इतना ही रखते हैं। आपके वैसे सवाल कि ऑप्शनल से संबंधित कोई आपकी गलतफहमी है या फिर कोई दुविधा है, उन सारे सवालों को हम कमेंट बॉक्स से पिक करके और फिर से कुछ वीडियोस करेंगे जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएँ। तो आप अपने पसंदीदा, जैसे P2I में करते हैं, अपने पसंदीदा फैकल्टी कोर्स से एडमिशन ले सकते हैं, वैसे ही ऑप्शनल में भी आप अपने किसी भी पसंदीदा फैकल्टी के कोर्स से एडमिशन ले सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अमरेंद्र सर ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर आप 2025 के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अब ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना तैयार करना शुरू कर दें, उसमें अब देरी ना करें, क्योंकि दिसंबर तक एनी हाउ आइडियल कंडीशन यही है जिसमें आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से एक रिवीजन भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।